नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगलो के बाहर। आप हलचल देख सकते हैं बाहर किस तरह से है। मीडिया की भी मौजूदगी है, सिक्योरिटी और सख्त की गई है। एक एक करके वीआईपी गाड़ियां अंदर जा रही हैं क्योंकि महायुति में शामिल जो प्रमुख दल हैं उनके प्रमुख नेता यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी करने वाले हैं, यानी कि डिनर पर भोजन पर वो चर्चा करने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी। तो समीक्षा बैठक आज हो रही है, एक तरह से अनौपचारिक बैठक है ये, लेकिन कल बड़ी बैठक होने वाली है औपचारिक NSCI वर्ली में, जिसमें महायुति में शामिल जो कुल 12 दल हैं उनके नेता वहां पर आने वाले हैं। तो उन पर आरोप ये लग रहे हैं कि इंडिया की जो इतनी बड़ी बैठक हो रही है विपक्षी गठबंधन की, जिसमें 28 नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, इस बड़ी बैठक से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए का ये खेल खेला गया है। किस तरह की बैठकें हो रही हैं, इसके पहले या बाद में क्यों नहीं हुई हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी कटाक्ष कर दिया कि ये दल तो मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं। तो इंडिया गठबंधन की बैठक का पहला दिन कैसा रहा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दल मिले पर क्या दिल मिलेंगे। INDIA गठबंधन की बैठक के लिए विपक्ष के दिग्गज नेता मुंबई पहुंच गए हैं। पटना बेंगलुरु के बाद मुंबई में ये तीसरी बैठक है। 2 दिन के महामंथन में संयोजक, सचिवालय और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। गठबंधन का लोगो भी जारी होगा, पर क्या भारत का दिल जीतने के लिए इंडिया की ये कोशिशें काफी हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ नहीं, बैठक होगी और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। बहुत सारी चीजें एजेंडा है वो आएगा सामने। आगे का क्या एजेंडा रहेगा इस गठबंधन का, कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं और कौन से वो मुख्य समाधान है उन मुद्दों के जो लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच कैसे जाएंगे, पब्लिक रैली करेंगे या एक एक देश के नागरिक का, हर परिवार का दरवाजा खटखटाकर एक बेहतर भारत, एक भारत देश को कैसे आगे तरक्की की राह पे ले जाया जाए, उसका ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। इन सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा होगी। जैसे इतिहास मुंबई ने रचा था डू और डाई मूवमेंट करके अंग्रेजों के खिलाफ, वही ऐसा ही एक नारा देकर हम इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर्स हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मुंबई में एक और 28 दल एकता दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर गठबंधन के चेहरे पर कईयों की दावेदारी है। मुंबई की सड़कों पर देश मांगे नीतीश के ये पोस्टर छाए रहे। एयरपोर्ट पहुंचते ही विपक्षियों का जोश देखने लायक था, लेकिन पीएम उम्मीदवार पर सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि लड़ाई तो सामूहिक है। शिवसेना और कांग्रेस के जो है कि झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी के ही एक जो प्रमुख घटक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, उसका न तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर एक झंडा है और न ही एक कार्यकर्ता है। हालांकि चेहरे के तौर पर शरद पवार जरूर इंडिया अलायंस की बैठक में एक चेहरा बने हुए हैं राष्ट्रवादी की तरफ से, लेकिन उनके लोग यहाँ पर फिलहाल नदारद हैं। जितने बार घोषित कर चुके हैं देश के संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना, संवैधानिक अधिकार और गारंटी जो संविधान देता है हर नागरिक को, उसे लागू करवाना, वो करना है तो भाजपा को सरकार से दूर रखना। व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति है, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। जिस तरह अगर G20 के लोग आएंगे तो मोदी जी से पूछेंगे कि इस देश में एक ही आदमी है क्या, सिर्फ सारों जगह तुम्हारी ही तस्वीर है। हम सामूहिकता बहाल करना चाहते हैं। एक चेहरे की बात नहीं है, सामूहिकता की बात है। सामूहिकता की बात है। बैठक वाली जगह से बस कुछ मीटर की दूरी पर भाजपा युवा मोर्चा वाले भी पहुंच गए। राहुल गो बैक के नारे लगाए, उद्धव ठाकरे को घुंघरू भेंट किए। सबसे पहले ये भूमि वीर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है, जिनका वो बारंबार अपमान करता रहता है। सबसे पहले उसको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप वीर सावरकर जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो आपने अपमान किया उसके ऊपर पहले माफी मांगिए, तभी युवा मोर्चा आपको मुंबई में आने देगा, वरना हम कल भी इसी तरह से उतरेंगे। और राहुल गांधी के विरोध के साथ साथ आप देखें इनके हाथों में घुंघरू है। ये घुंघरू क्यों लेकर आए हैं? जो ममता बनर्जी ने सरेआम हिंदुओं का कत्ल कराया था, कल उसके लिए हमारे माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे ने रेड कारपेट बिछाया हुआ था। तो मैं चाहता हूँ ये घुंघरू उद्धव जी पहन लें
और पूरे महाराष्ट्र में नचनिया बन के नाचे। ये बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से उद्धव ठाकरे को गिफ्ट है और हम ये घुंघरू उनको पहनाएंगे। ग्रैंड हयात में उद्धव ठाकरे ने विपक्षियों के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया तो कभी उन्हीं के साथ ही रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी महायुति गठबंधन सहयोगियों के लिए डिनर की मेजबानी की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के जायजे के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की शुक्रवार को एनएससीआई में समीक्षा बैठक होगी। नाम रखा गया है मिशन 48। मुंबई से रौनक कुकड़े, सोहित मिश्रा और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीएचयू की एक अध्यापिका ने अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला अध्यापिका का आरोप है कि इन आरोपियों ने उनके साथ मारपीट और छेड़खानी की है। क्या है पूरा मामला, वाराणसी से इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीएचयू के 2 प्राध्यापकों सहित 2 रिसर्च स्कॉलर पर गंभीर आरोप लगे हैं। यूनिवर्सिटी की एक टीचर ने उन पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। SC/SC एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है क्योंकि महिला दलित है। उनका कहना है कि इसी वजह से उन्हें ये झेलना पड़ रहा है। सर्वप्रथम तो मैं नंबर 1 पर मैं दलित हूँ, समाज से हूँ, मैं बौद्ध हूँ। नंबर 2 मैं महिला हूँ। अंकित पांडे, प्रिंस पांडे, डॉक्टर सवर्ण सुमन, डॉक्टर अमिता, ये चारों के खिलाफ जो है इन्होंने जो मेरे साथ अराजकता या अभद्रता का जो व्यवहार किया, जो मारपीट की है, उसी के आधार पे जो है, उन तथ्यों के आधार पर जो है सीसीटीवी के फुटेज वीडियो देखकर ही माननीय जो हमारे कमिश्नर है स्वयं उन्होंने एफआईआर दाखिल की है। ये मामला 22 मई का है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन पर एक रिसर्च स्कॉलर की स्कॉलरशिप रद्द करने का दबाव था जो उन्होंने नहीं माना। इस वजह से उनके खिलाफ ये हरकत हुई। उधर आरोपी कह रहे हैं कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हम लोगों ने इस बात का विरोध किया, इस बात के लिए हम लोगों ने धरना भी दिया था। तो अब इस सब खुन्नस को लेकर के कि भाई हमारे खिलाफ ऐसा कोई कैसे कर सकता है, उन्होंने ऐसा सोचा और बस उनको मौका मिल गया और 22 तारीख का उन्होंने मामला उठा करके हमारे खिलाफ। अब सभी बच्चों का तो नाम नहीं दे सकती थी ना, सभी बच्चों को देती तो मामला क्या हो जाता, थोड़ा शिथिल हो जाता है। इसलिए 2-4 लोगों को केवल उन्होंने नाम दिया। बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पूरे मामले की जानकारी है। वह पुलिस की जांच होने के बाद विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप निर्णय करेगा। बीएचयू में चल रहे इस मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हकीकत क्या है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देहरादून में उनके 2 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है और इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड की राजनीति किस तरह से गर्मा चुकी है और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुधवार को विजिलेंस की टीम ने पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के आयुर्वेदिक कॉलेज और उनके पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। दोनों जगहों से विजिलेंस ने 2 सरकारी जनरेटर बरामद किए। इन दोनों जनरेटरों का जिक्र पाखरो टाइगर सफारी के निर्माण मामले में सीएजी की स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट में है। हालांकि हरक सिंह रावत इस मामले में किसी जानकारी से इंकार कर रहे हैं। देखिए, पहले मुझे जानकारी नहीं थी मेरे क्योंकि बिल्कुल मेरे संज्ञान में था ही भी नहीं कि जनरेटर सरकारी पैसे आए। देखो, बिल्कुल ये राजनीतिक दृष्टिकोण से है। पूरे 5 साल भाजपा सरकार में मंत्री रहा हूं ना, क्यों नहीं हटाया आपने मुझे? क्यों नहीं जांच कराई आपने मेरी? क्यों नहीं जेल भेजा मुझे? तो क्या बीजेपी छोड़ने का ये नुकसान हो रहा है आपको? अब इसलिए कि उनको डर है कि कहीं मुंह न खोल दे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में इस कार्रवाई से राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां तक कह दिया कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। अब देखिए भाई, ऐसा है कि बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज का एक क्लाइमैक्स होता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरक सिंह रावत के लोकसभा चुनाव लड़ने में परेशानी आ सकती है और आने वाले समय में दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। जब कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रहता है तो बहुत ईमानदार होता है, बहुत ही कर्मठ होता है और बहुत ही साफ सुथरा व्यक्ति होता है।
लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देता है तो आप देखिए वो उसके बाद महाभ्रष्ट हो जाता है। उसके खिलाफ तमाम ईडी, इनकम टैक्स, तमाम विजिलेंस, तमाम छापेमारी शुरू कर दी जाती है। हरक सिंह जी के साथ भी यही हो रहा है। अगर वो भाजपा में जब तक रहे तब तक ईमानदार थे, आज अगर भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। हरक सिंह रावत लोकसभा चुनावों की तैयारी में है और मौजूदा समय में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर भी है। वहीं विजिलेंस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ हरक सिंह रावत को मुश्किलों में डाल रखा है, बल्कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भी दिक्कतें पैदा हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। अभी देखना होगा कि हरक सिंह रावत की मुश्किलें कितनी बढ़ती है और कांग्रेस चुनावों से पहले इस मामले से कैसे पार पाती है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही राज्य सरकारों की नजरें बनी होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि मौजूदा हालात में तमिलनाडु को कितना पानी दिया जाना है। आपको बता दें कि कावेरी नदी में पानी के कमी के बावजूद तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ लगातार जो किसान हैं कर्नाटक के, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। कर्नाटका में मंड्या के पास कावेरी नदी में पानी की कमी साफ नजर आ रही है। नदी के बीच घास की मौजूदगी इसका सबूत है। थोड़ी दूरी पर केआरएस डैम है, जहां पानी जमा होता है। वहां भी धारा का प्रवाह कम है। सरकार के मुताबिक बारिश में 25% की कमी से कबनी और केआरएस बांधों में पानी की कमी है। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड ने 5000 क्यूसेक पानी रोज तमिलनाडु को देने का आदेश दिया तो किसान भड़क गए। हम तब तक विरोध करेंगे जब तक वे पानी छोड़ना बंद नहीं कर देते। अब यह पानी 100 फीट पर है। अगर हम आज भी पानी नहीं रोकेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, फसलें मर जाएंगी। बेंगलुरु या मैसूर में पीने का पानी नहीं मिलेगा। सरकार को गन्ना और धान जैसी फसलों के हिसाब से प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना चाहिए। कावेरी मामले पर सरकार कितनी दबाव में है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। कर्नाटका में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिल्ली भेजा गया है ताकि वो वकीलों से बात कर कर्नाटका का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखवा सके। हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने राज्य के हित में मदद के लिए वकीलों के साथ काम करेंगे। यही सोचकर मैं दिल्ली जा रहा हूं। हम अपनी टीम के साथ यहां की स्थिति पर चर्चा करेंगे। आसमान में बादल है। कावेरी नदी के कैचमेंट एरिया यानी कोडगु जिला और इसके आसपास के इलाकों में सितंबर महीने में भी बारिश की संभावना है। अगर बारिश हुई तो ठीक, और अगर बारिश न हुई तो ऐसी सूरत में कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में कृषि के साथ साथ पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है, ये बात एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में कही। हालांकि इस सवाल पर कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, इस पर जवाब आया कि इसकी कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। Mr. Solicitor, what do you have to... yes, on the question of your Lordship's first question, when the elections can be held. Well, the central government response is, my lord. गुरुवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन पूर्ण राज्य के सवाल पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने पूछा था कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे और कब उसे राज्य का दर्जा मिलेगा। Now, Lord, so far as statehood is concerned, Lord, I have already made a statement before your Lordships, but that apart, the statement of the Honourable Home Minister on the floor of the House, that UT is a temporary phenomenon. We are dealing with an extremely extraordinary situation. The state will have to be infused with several things so that it becomes a state, so to say. सॉलिसिटर जनरल ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वहां के हालात में आए सुधार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हिंसा भी घटी है और पाकिस्तान से घुसपैठ भी। केंद्र ने अदालत में कहा 2018 के मुकाबले 2023 में आतंकी घटनाएं 15% घटी हैं। घुसपैठ में 90% की कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं 97% घटी हैं।
सुरक्षा बलों के जवानों की मौत 67% कम हुई है। अब जम्मू कश्मीर में बंद और पथराव भी नहीं होते। हालांकि केंद्र सरकार की इन दलीलों का कपिल सिब्बल ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि जब 5000 लोग हिरासत में हों और धारा 144 लगाई गई हो तो फिर बंद और हड़ताल कैसे हो सकती हैं। उन्होंने ये भी गुजारिश की कि केंद्र की इन दलीलों को रिकॉर्ड पर न लिया जाए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये तथ्य एक संवैधानिक सवाल का जवाब नहीं हो सकते और अदालत बस संवैधानिक पहलू से इस मुद्दे को देखेगी। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की संवैधानिकता को चुनौती दी है। What the solicitor was saying is that the roadmap to full statehood would take a little time. That's obvious. Right now, that they are the development. There his submission is that right now development work is taking place. Some stability has to be brought about. This is not a permanent arrangement, namely the UT status. They envisage that it will be a movement from UT to statehood again. We can't give you a fixed point of time when we will restore statehood, but that can't affect the constitutional answer to a constitutional challenge. Once you start placing these facts and your lordship, But therefore, we place those facts which he mentioned in the perspective of the roadmap to statehood. That's all. अनुच्छेद 370 पर सुनवाई का ये 13वां दिन है। असली सवाल ये है कि केंद्र ने ये फैसला करते हुए कानून और संविधान की प्रक्रिया पर अमल किया है या नहीं। जम्मू से नजीर मसूदी के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।